वेलकम बैक नाजरीन। हमारी गुफ्तगू जारी थी। बिटाली साहब से बहुत इंफॉर्मेटिव और मज़े मज़े की बातें भी हम सुन रहे हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बिटाली साहब की तरफ। बिटाली साहब, जो आईएमएफ है, आईएमएफ की वजह से लोड शेडिंग में भी हमारे इजाफा हो रहा है, उसके नरखों में भी इजाफा हो रहा है कि आईएमएफ की एक शराइत में से एक ये भी है कि जो बिजली के रेट हैं उसको भी बढ़ा देना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि आईएमएफ से छुटकारा मिल जाएगा? ये फैज़ान, मेरा हाल है आज आप लतीफ़े सुनाने के मूड में हैं। जी। मुझे बताएं कि आईएमएफ ने कभी किसी को गन पॉइंट पे तोप के गोले के आगे बांध के उसको लोन दिया? नहीं। आईएमएफ तो आपकी मदद के लिए आता है। जी। आपका मुल्क डूब रहा हो, जी। जिस सब एक इंडिविजुअल को ले लेना, जी। वो बैंक जाता है, दोस्तों के पास जाता है कि मेरा घर में खर्चा नहीं है, मैंने नया मकान बनाना है, मैंने गाड़ी खरीदनी है, या किसी काम के लिए भी वो कहता है मुझे कर्ज चाहिए। जी। यही हिसाब मुल्कों का है। और आईएमएफ एक शख्स का नाम नहीं है। जी। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जी। जो यूएनओ का एक जैली इदारा बनता है, जिसमें आपके तमाम ममालिक जो यूएनओ के मेंबर हैं अपना अपना हिस्सा डालते हैं। पाकिस्तान में भी उसने हिस्सा डाला हुआ है, पाकिस्तान ने भी हिस्सा डाला हुआ है। वो फंड क्रिएट करते हैं और उस फंड से हर उस मुल्क की मदद की जाती है जो ट्रबल में हो या जिसे कर्जे की जरूरत हो। इसलिए आईएमएफ का कसूर तो सिर्फ इतना है कि आपके बुरे वक्त में काम आता है वो। जी। इसलिए आप उसको ये नहीं कह सकते बिजली बढ़ाने के लिए जिन डाकू ने आपका मुल्क लूटा, आप उन्हें तो पूछ नहीं रहे। जो जैसा मैंने कहा 100 मेगावाट का कायदा सोलर पार्क के बारे में किसी ने कोई उसकी इंक्वायरी की है? या 2 साल से मौजूदा हुकूमत बैठी है, इन्होंने चोरों के चेहरे से नकाब उतारा है कि आज वो 8 मेगावाट क्यों दे रहा है जी। और बाकी 92 मेगावाट के जो प्राइस है वो कहाँ खा गए हैं? वो चोरों के पास से उनके पेट फाड़े निकाले उन्हें। तो बिटाली साहब, जो ये पूरे पाकिस्तान ने और जो पाकिस्तानी आउट ऑफ कंट्री भी थे, उन्होंने भी पैसे जमा किए कि यहाँ पर डैम बन जाएगा। तो सर, कब तक वो डैम का पैसा इकट्ठा होगा और मजीद कितने? 3-4 अरब रुपए से कौन सा डैम बनता है? 3-4 अरब से तो एक छोटे जिले की जमीन भी सीधी नहीं होती। तो 3-4 अरब जो ये वो आपका स्टेट बैंक में पड़ा है जी, और सुप्रीम कोर्ट उसकी निगरान है जी। ये एक अपोजिशन के ठगों का, चोरों का एक प्रोपेगेंडा है जी, कि जो जजों पे इल्जाम लगा रहे हैं जी। एक जज साहब ने बयान दिया था कि जिसको शौक है आके देख ले, हमारी निगरानी में वो पैसा पड़ा है जी। तो ये चूंकि खुद लुटेरे हैं ना, इससे इन्हें हर बंदे लुटेरा नजर आता है। उसका कोई इलाज नहीं हम कर सकते। इनके जब दिमाग खराब हो और उनमें मसलन अब एक उजाली प्रोफेसर नारोवाल वाला जी, वो कहता है जी कि पार्क नहीं बनाने दिया। उसे ये पूछे कि उसके सगे भाई को एडवांस कैश किसने पे किया था जी। और उससे ये पूछे खजूर के दरख्त का उसने एक दरख्त के बस कितने पैसे लिए थे जी। उससे मैं आज ये जितने बंदे बैठे हैं इनके सामने मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं नारोवाल से वो बंदा, मैं नाम नहीं लेता, सैयदजादा है, मैं यहाँ स्टेज पे ला के बिठा देता हूँ, जिसने आसन इकबाल के भाई को आसन को देने के लिए रिश्वत दी हुई है जी। तो कहाँ, क्या इदारों को नजर नहीं आते? इदारों को बंदे नजर नहीं आते? अगर मुझे मिल जाते हैं तो इदारे नहीं ढूंढ सकते। लेकिन इदारों में वो लोग फैजान आज भी बैठे हैं 35 साल तक, जिन्होंने इनकी जूतियां चाटी हैं जी। जो ग्वालमंडी के इश्तिहारी थे जी। जो कराची के इश्तिहारी थे जी। और उन्हें भर्ती किया गया, वो आज इनके गुलाम हैं और इन्हीं के खादमे अल्लाह कहला के आज इनकी खुशामद करते हैं। वो नहीं तो ये वही बंदे हैं सारे। साहब, इसका हल क्या है फिर? अगर सारे चोर हैं, मुहाफिज भी चोर हैं, तो फिर जो अवाम है ये किसका इंतजार करे, किसको देखे? ये मुहाफिज तो है ही नहीं, कभी चोर भी मुहाफिज होता है? लेकिन सीट पे तो है, अवाम सिलेक्ट करके लाइए कि हमारे बारे में सोचेंगे, हमारे लिए अच्छा सोचेंगे। लेकिन जिस तरह के बाप भी बता रहे हैं और सिनेरियो भी कुछ इसी तरह का ही है, तो अवाम फिर बाप का, क्योंकि आपकी एक लफ्ज बहुत मैटर करता है पब्लिक के लिए। मुझे आप एक सवाल का जवाब दे दें जी। और मैं जो भी टीवी देख रहा है या जो भी ये प्रोग्राम देख रहा है, मैं उससे भी सवाल करता हूँ जी। मैं एक लफ्ज बार बार कहा करता हूँ जी। कोई एक बंदा अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के ये कह दे कि उन्हें नहीं पता कि नवाज शरीफ ने पैसे लूटे हैं मुल्क के, उन्हें नहीं पता कि शहबाज शरीफ ने मुल्क के पैसे लूटे हैं, उन्हें नहीं पता कि मरियम नवाज फौज के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है, उन्हें नहीं पता जरदारी ने पैसे लूटे हैं, उन्हें नहीं पता कि फुप्पो नामी एक औरत जो सिंध की है उससे 90 करोड़ सिर्फ एक शहर से लूटे हैं जी। मुझे कोई बंदा एक कह दे
तो मैं भाई मान लेता हूँ। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अवाम का भी यही कहना है कि तो फिर अवाम के खिलाफ फिर अवाम अगर उनकी गाड़ियों पे फूल फेंकेगी तो फिर इस अवाम पे अल्लाह का कहर और अजाब नाज़िल होना लाजम हो जाता है। लेकिन मिडाल साहब वो उसमें अवाम भी ये कहती है कि बेशक ये चोर है, हाँ फौज के खिलाफ जो भी बोलेगा उसके खिलाफ है, पूरे पाकिस्तान उसके खिलाफ है, जो भी फौज के खिलाफ है। अगर बात करें कि इन्होंने लूट लिया, चोरी कर ली, करप्शन कर ली, तो मिडाल साहब अवाम ये कहती है कि ये तो साबित ही नहीं हुआ, अदलिया में साबित ही नहीं हुआ, कोई हमारे सामने आए, कोई पता चले, फिर हम भी इन्हें चोर कहें। लेकिन मैं उसका बड़ा आसान सा जवाब देता हूँ जी। साबित चीज़ें उस वक्त होती हैं जब मामला कोर्ट में चला जाए जी, और कोर्ट में उसकी हेयरिंग हो जी। मैं आपको 2 मिसालें दे देता हूँ जी। जरदारी के खिलाफ जो केस चलता रहा पुराने दौर में जी, उसमें आप अमेरिका की कोर्ट से, स्विट्ज़रलैंड की कोर्ट से, कराची की कोर्ट से आप इसके मेडिकल सर्टिफिकेट निकलवाएं जी। मुझे फांसी लगा दें अगर मैं गलत कर रहा हूँ, इससे आपने सर्टिफिकेट दिए कि मैं पागल हो चुका हूँ, मैं बयान देने के काबिल ही नहीं हूँ, और 10-12 साल तक केस चला ही नहीं जी। आज भी ये छोटा डाकू यहाँ बैठा जी, वो कहता है जी मुझे कोरोना हो गया जी, मुझे बीमार हूँ जी, मैंने कम लूटा है, मैंने ज्यादा नहीं लूटा। आप ये बात भूल गए हैं कि नैब ने उससे पूछा था कि ये जो हिसाब है जी, ये आप बताएंगे कहाँ गया? उसने जवाब क्या दिया था? ये अखबार में आ चुका, टीवी पे आ चुका जी। उसने कहा जनाब मैंने तो नहीं लूटा, ये मेरे बच्चों और बीवियों के अकाउंट में है जी। ये एक बिल्कुल आपका खादमे अल्लाह कह रहा है जी। क्या उसे शर्म नहीं आई इस बात पे? क्या इस कौम के उन लोगों को शर्म और गैरत सो गई उनकी जी? कि जब एक बंदा कहता है मेरी बीवी और बच्चों के अकाउंट में है जी, तो उसको ये गिरबान से पकड़ के सड़क पे घसीटते क्यों नहीं जी? कि वो बीवी और बच्चे तुम्हारे हैं जी, ये 22 करोड़ आवाम के नहीं है बच्चे वो जी। और उसके बाद अगला सवाल सुन लें, जब नैब ने ये दिखाया उसे कि जनाब ये तो आपके अकाउंट भी हैं और ये आपके अकाउंट में पैसा गया, तो घबरा के कहा मुझे याद नहीं जी, मेरा हिसाब तो लंदन पड़ा है, मैं लेके आऊंगा फिर दूंगा, और उसके बाद फिर जाके सो गए हैं वो जी। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कि क्या अवाम ने पूछा इस चीज को? क्या उसके बाद भी जब वो बाहर निकला डाकू तो क्या उसमें फूल नहीं फेंके गए? उन बेचारे फूलों का क्या कसूर है, मुझे तो बता दें जी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो कहते थे कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स को हम जानते ही नहीं है, उनका हमें पता नहीं, अब वो वहीं पर रह रहे हैं और वहाँ पर अपना लाज मुआवजा भी करा रहे हैं इसमें। और जो जरदारी कहता था मुझे तो सारे महल का पता नहीं जी, महल आया भी जी, एक्सेप्ट भी किया, इश्तहार दे के बेचा भी जी। क्या इस कौम ने पूछा उससे जी कि तुम तो कहते थे सारे महल है ही नहीं जी, फिर भी सिंध में उसकी हुकूमत है आज भी जी, फिर भी पंजाब में इन्हीं चोरों की हुकूमत है। मैं आपको यहाँ खुद तस्लीम कर रहा हूँ कि उस फ्लैट में जाके मैंने भी 2 दफा चाय पी हुई है उन घरों में जाके जी, और शहबाज शरीफ क्या तो बनी चाय पी हुई है जी। और बताएं तो किससे प्रूफ देना आपने? तो राजी साहब जिस तरह आपने छोटे मियाँ साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की बात की, वो तो हमें कहते दिखाई देते हैं, और उनके जो मेंबर बड़े मियाँ सुभान अल्लाह है, छोटे मियाँ बड़े सुभान अल्लाह है जी। तो वो जो उनके मेंबर्स हैं, उनके जो साथी हैं, वो ये कहते हैं कि अब पूरा पाकिस्तान स्पेशली पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ को याद कर रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ होते तो ये काम हो रहा था, वो काम हो रहा था। तो मियाँ साहब का भी ये कहना है कि अब पूरा पंजाब मुझे मिस कर रहा है। या तो फैजान ये क़यामत तक करते रहेंगे जितना उन्होंने लूट लिया है जी जी, उसके बाद तो पंजाब को इतना बर्बाद कर दिया कि या तो क़यामत तक करेंगे, इनकी कई नस्लें भुगतेंगी इसका अजाब जी। आप एक अजाब तो भुगत रहे हैं बिजली का जी, अभी आपने कर्जों की अदायगी का अजाब भी भुगतना है जी, अभी आपने फसलें बर्बाद होने का अजाब भी भुगतना है जी, अभी आपने जो इन्होंने इस मुल्क के साथ जुल्म और सितम किया वो भी अजाब भुगतना है। इन्होंने सबसे बड़ा जो अजाब आपने भुगतना है जी, इन्होंने कानून की हुक्मरानी ख़त्म कर दी जी, इन्होंने पुलिस को शुतरे बेमहार बना दिया जी, जहां मर्जी। क्या मुझे ये बताएं 2 साल तक जी मॉडल टाउन की कत्लो गारतगरी की रिपोर्ट इन्होंने शाया की नहीं की? क्या उसकी 2 साल तक FIR होने दी? उसकी आर्मी चीफ की मुदाखलत पे FIR हुई जी, उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि वो हुक्मरान थे हमारे जी। और ये इस कौम को याद आते हैं। फिर तो मैं यही कहूँगा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं बडाली साहब इस तरह आप ना कहें, बिल्कुल अवाम आपकी वर्डिंग पर और आपके जो तज्जिया है इसके ऊपर देख के इसको आगे चलते हैं कि पाकिस्तान के हालात कहाँ जा रहे हैं, तो बिल्कुल पूरी उम्मीद है हम भी कि इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ होगा। तो इसका मतलब तो बडाली साहब ये जो बेरोज़गारी है,
ये कोरोना की वजह से तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ये बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन जो ये बेरोजगारी है ये दिन ब दिन आपको क्या लगता है कोई कम होगी या इसी तरह ही आगे जाएंगे, क्योंकि जो हमारे इतने यूथ। फैजान, मैं यहाँ फिर अपना एक प्रोग्राम कोट करूँगा पुराना। जी जी बिस्मिल्लाह। जब हमने ये इमरान खान साहब आए हैं तो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था 100 दिन कप्तान के। जी बिल्कुल आपने किया है। उसमें मैंने इन्हें एक तजवीज़ दी थी जी। वो तजवीज़ ये थी जी कि आप मैट्रिक एंड अबव जी जितने बच्चे हैं जी उनको इमीडिएटली 1000 2,000 रुपये फ़ीस थी। जी ये फ़ीस दे के उन्हें आप इस पे लगा दें जो ये आज जिस पे कह रहे हैं जी कि जी घर बैठ के आप काम करें जी और वर्क फ्रॉम होम। जी उससे पैसे कमाएं आप। जी तो क्या ये नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता। आज आपके कम से कम 1 करोड़ बंदा जॉब पे होता। बिल्कुल। और खर्च कितना होता आपका? ज़्यादा से ज़्यादा 2 अरब रुपए। जी। आज आपने 12 अरब रुपए कोरोना की वजह से लोगों में बांटे। जी। लेकिन उसका 1 रुपए का फ़ायदा नहीं हुआ, ना रोज़गार बढ़ा। जी। ना उन लोगों को सिर्फ ये कहते हैं 2 महीने के लिए 1 महीने के लिए रिलीफ ज़रूर मिला। जी। नेक इक़दाम था, बहुत अच्छा कदम था। जी। और बहुत लोग खुदकुशी करने से, भीख मांगने से बच गए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर वो तजवीज़ मेरी मान ली जाती जी तो आज आपको कोई बच्चा बेरोज़गार नज़र ना आता। जी। वो सारे के सारे नेट पे बैठ के जी बिड कर रहे होते। जी। और कोई फाइवर पे जाके, कोई किसी पे जाके जी अपने पैसे कमा रहे होते। जी। ये काम आज भी हो सकता है, वक्त अभी ज़ाया नहीं हुआ। जी। लेकिन उसके लिए अकल जी और फौरी फैसला चाहिए। जी। और मैं फैजान फिर जहाँ बैठ के कह रहा हूँ इस चैनल पे जी इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं जी वो इन्हें फैसला नहीं करने देंगे। वो क्यों नहीं करने देंगे? ये भी एक नुक्ते की बात है, फिर सुन लें जी। ये फिक्रा भी मेरा आपको कभी याद आएगा। जी जी। ये सारे ये चाहते हैं कि इमरान खान नाकाम हो जाए ताकि इसके बाद क़यामत तक कोई बंदा दयानत अमानत का नाम लेना भूल जाए पाकिस्तान में। और इमरान खान की मिसाल दें, वो भी ये कह के आया था नाकाम हो गया जी, अब हम ये तजर्बा नहीं कर सकते, अब डाकू आए, चोर आए, हमें काबिल कबूल है। तो ये प्लान हो रहा है पूरे मुल्क पे। तो बिटाल साहब फिर खान साहब को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन्हें एडवाइस क्या देना चाहेंगे? एडवाइजर्स तो उनके पास बहुत हैं। खान साहब को चाहिए अपने एडवाइजर, जैसा मैंने कहा अर्नस्ट एंड यंग से, KPMG से, इंटरनेशनल एजेंसियों से लेके आए जी। इन जो नाम निहाद जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाइयाँ करने वाले और मोटे पेट निकाल के मोटे मुंह लेके आ जाते हैं, रोज टीवी पे आके बैठ के तकरीरें करते हैं, इनसे जान छुड़ाएं। तो अगर इमरान खान साहब ने अगर इस तरह कर लिया तो इस तरह तो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक ना बन जाए, जिस तरह पहले भी ये काफ़ी बातें सुनने में आ रही हैं कि पार्टी के जो 22 से 23 साल से उस ग्रुप का जो इस तरह के आएंगे ना जी, ना पार्टी से ताल्लुक होगा जी, ना किसी किस्म का वो वोट देंगे जी, वो सिर्फ एक एडवाइजरी ग्रुप होगा जो आपको बताएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कैसे करनी है। आप रोज़ शमसी इसकी तवानाई की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, मैं यहाँ बैठ के फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि पूरे मुल्क में कोई घर नहीं होगा जहाँ लोड शेडिंग हो, कोई इंडस्ट्री नहीं होगी जहाँ लोड शेडिंग हो। मैं चैलेंज करता हूँ और मैं फिर कहता हूँ मुझे फांसी लगा दे अगर मैं गलत कर रहा हूँ। काम क्या करना है? सिर्फ ये करना है कि हर इदारे को, हर घर को शमसी तवानाई के लिए कर्जा दे दे जी। लेकिन कह रहे हैं ये हो नहीं सकेगा क्योंकि जो कमीशन खाते हैं चोर डाकू लुटेरे तेल इंपोर्ट करने पे, डीजल इंपोर्ट करने पे, वो ये काम नहीं होने देंगे जी। मुझे बताएं, अगर ये घरों के लिए 2-2 करोड़ रुपए लोन दे सकते हैं तो उस घर में शमसी तवानाई के लिए 5 लाख का लोन नहीं मिल सकता? बिल्कुल बिल्कुल। आपके क्या वो 6% पे लोन नहीं मिल सकता जी? मैं चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ बैठ के जी, टीम मुझे दे दे 6 माह के अंदर कोई घर जहाँ बिजली ना चल रही हो जी, मेरा जिम्मा। तो टीम आपको कौन सी डाली साहब? वो एडवाइजर्स भी खान साहब वाले ही चाहिए या पैसा भी दोनों देना ना जी? हर घर को जो लोन देना है मुझे बताएं कि उसमें 5-6 लाख का लोन देने में क्या कबाहत है, मुझे बता दें जी। बिल्कुल। कोई घर छोड़ के भाग जाएगा जी, कोई नाम छोड़ के भाग जाएगा। और ये जो आप मशवरा दे रहे हैं अगर इस पर अमल करते हैं तो खान साहब तो आगे हमेशा जो चोर डाकू कमीशन एजेंट कमीशन माफिया वो इसको इमरान तक ये बात ही नहीं पहुंचने देंगे जी, ना ये काम करने देंगे। ये मैंने वो उस प्रोग्राम में भी ये बात कही थी जी। आज ये 2 साल बाद मेरी एक तजवीज़ पे आए हैं कि करप्ट लोग, करप्ट ब्यूरोक्रेट को निकाला जाए,
लेकिन निकलना अब भी नहीं, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले उनके सरपरस्त आज भी मौजूद हैं। मैं तो ये तजवीज़ दी थी कि भुट्टो की तरह ये लेटरल एंट्री के जरिए ग्रेड 17 से लेके 21वें ग्रेड तक बंदे भर्ती करें और ये जूतियां चाटने वाले खुशामदी इस टोले को फारिग करके इन्हें घर में भेज दें। आपकी कारकर्दगी ठीक हो जाती है। इस तरह अगर ये आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि खुशामदी जो टोला है अगर इसको घर भेज दें, इस तरह तो फिर पूरे पाकिस्तान में जॉब की बहुत ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सामने आ जाएंगी, क्योंकि जो इनके साथ लोग हैं। जॉब भी सामने आना था जी, आपका मुल्क भी बेहतर हो जाता, सिस्टम भी बेहतर हो जाता, आप जो बैड गवर्नेंस की बात करते हैं वो भी बेहतर हो जाता, और इनके ज़रिए आपकी तवानाई के मंसूबे जल्दी बनते, फाइलें तेज चलती, और किसी किस्म का जो भी फैसला था वो सालों में नहीं घंटों में होता। लेकिन इन्हें कौन समझाए? नहीं, उम्मीद तो की जा सकती है और उम्मीद पे ही पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह चल भी रहा है। तो बिडाली साहब, ये जो यूथ है इस वक्त सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है यूथ की वो पाकिस्तान के अंदर है, और खान साहब का नारा भी यूथ का था कि यूथ आएगी सामने, यूथ सब कुछ संभालेगी। इसी वजह से सारों ने वोट भी दिया और उम्मीद भी रखी, लेकिन यूथ आपको कहीं पर दिखाई दे रही कि उनको चांस मिला हो कि वो फ्रंट? फैजान, यहाँ मैं आपको कसूरवार गर्दानता हूँ जी। आपसे मुराद ये है जी, मुझे ये बताएं क्या सारे एंकर्स जी इनको नैब के सुपुर्द कर दें जी, या 2 थानेदार मुझे दे दें, ये A to Z सारा बोल देंगे मैंने किससे कितना पैसा हराम खाया था जी। नहीं, इस पे बिल्कुल हम आपके साथ हैं, कौन सा पैसा खाया जी, मैं बता रहा हूँ। और यही लोग हैं जी जो रोज सिर्फ एक नारा लगाते हैं, इमरान नाकाम हो गया। उनसे पूछो कहाँ नाकाम हुआ जी, उसका जवाब कोई नहीं है जी। सिर्फ एक फेल होगी जी, हुकूमत नाकाम होगी जी, पूछो कहाँ का नाकाम हुई है जी। और अगर जैसा आप ये मतलब अली ज़ादी साहब ने आज शायद मेरा प्रोग्राम सुन के इस बात का जवाब दिया होगा 8 दिन बाद जी, कि जो जिस चिट पे जी वसीयत लिखी हुई थी, अगर उस चिट पे एक बंदा सदर पाकिस्तान बन सकता है, बिल्कुल यही बात, तो मेरी तो रिपोर्ट है जिसमें 5 साइन मौजूद हैं जी। तो आप इस चीज़ को क्या कहेंगे? लेकिन हमें सिर्फ सियासी बातें करते ही दिखाई दे रहे हैं सारे। तो बिडाली साहब, इन लास्ट बिल्कुल प्रोग्राम का टाइम भी थोड़ा रह गया कि अगर ये लोड शेडिंग पर ही आए, क्योंकि इस वक्त अवाम बिलबिला उठी है, वही आपकी वाली बात ही को आगे लेके चले। तो अगर जिस तरह कहते हैं कि अवाम को अगर रिलीफ देना हो तो नीचे ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने देती, एडवाइज़र काम नहीं करने देते, और इस तरह के कई और डिपार्टमेंट्स हैं वो काम नहीं करने देते। लेकिन जिस तरह बिजली महंगी करनी हो तो विद इन सेकेंड, पेट्रोल महंगा करना हो विद इन सेकेंड। मैं बहुत आसान हल देता हूँ जी, आज ये सुन लें, इसको रिपीट करें, इसको प्रमोट करें जो मैं कहने लगा। जी बिस्मिल्लाह। एक जिसका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है, एक पाकिस्तान में मैं जो कहने लगा जरा गौर से सुनिएगा, इसको प्रमोट कीजिएगा खुदारा, ये मुल्क के मफाद में है जी जी। एक एनर्जी बैंक बना दे और उसका काम हो मुख्तलिफ बैंकों से वो कर्जा उठाए जी, स्टेट बैंक से कर्जा उठाए, हुकूमत से कर्जा उठाए, और वो एनर्जी बैंक लोगों को 1 लाख से लेके 10-15 लाख तक के कर्जे दे जी, और इंडस्ट्रीज को भी वो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 लाख तक के कर्जे दे कि अपनी तमाम जरूरियात वो सोलर से पूरी करे जी। मुझे बताएं कोई घर उसके नहीं, आपने बहुत बड़ा मशवरा दिया, अल्लाह करे इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी हो जाए, और जो आपने एनर्जी बैंक की बात की है ये भी हो जाए। बहुत शुक्रिया बिडालवी साहब जी। नाज़रीन, यहाँ पर हमने बात की कि जो अवामी मसाइल हैं, जो अवाम को मसाइल पेश आ रहे हो उनको उठाया जा सके कम अज़ कम, और जो हुक्मरान हैं उनके कानों तक और उनकी आंखों तक ये चीज़ पहुँचाई जा सके कि अवाम किन मसाइल से दो चार है। हमने तो पूरी कोशिश की। टिकटॉक की अगर बात करेंगे, इस तरह के सोशल मीडिया की जो बाकी भी साइट्स हैं उनकी अगर बात करें, तो हमें जहाँ पर गवर्नमेंट अगर सख्तियाँ कर रही है तो लगता है कि टिकटॉक पे आपकी भी किसी से दोस्ती हो चुकी है जो आपको बार बार टिकटॉक याद आ रही है। नहीं बिलाल साहब, शायद उसे इशारा करके आए थे कि आज मैं टिकटॉक की बात करूंगा। नहीं, टिकटॉक की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से हमें खुदकुशियाँ बहुत दिखाई दे रही हैं, और टिकटॉक जो फॉलोअर्स जिनके थे और जो बहुत स्टार थे उन्हीं की वजह से। कहीं आप भी तो इसी सदमे से 2-4 नहीं हो चुके? नहीं, मैं सिर्फ टिकटॉक देखने वालों में से हूँ, डाली साहब बनाने वालों में से नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ परहेज ही कर रहा हूँ कि इसमें से हो जाए। बाकी जहाँ पर गवर्नमेंट अगर ये पॉलिसी परहेज करते रहिए कि ये ना कि हम अच्छे एंकर से महरूम हो जाए। नहीं, आपकी बस दुआ चाहिए विटाली साहब, आपको देख के आपके पीछे पीछे ही हम भी चल रहे हैं। तो दुआ गो है कि अगर गवर्नमेंट
पॉलिसी लेकर आती है किसी भी चीज़, अगर कोई चीज़ बुरी हो रही है, अगर इखलाकियात से गिरी चीज़ कोई हो रही है, अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर पॉलिसी या रिस्ट्रिक्शन लेकर आती है, तो एज एन इखलाकी तौर पर हमें खुद भी देखना चाहिए, माँ बाप को देखना चाहिए, और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये एक दफ़ा याद रखना चाहिए, ताकि जो भी हम अमल कर रहे हैं उसमें ये चीज़ शामिल हो जाएगी और इंसान के ज़हन में होगा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो क्या मैं ये काम ठीक कर रहा हूँ। और लास्ट में बिटाली साहब ने जो एनर्जी बैंक की बात की है उस पर उसको भी बहुत अप्रिशिएट करेंगे और इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को हम आगे भी लेके चलेंगे ताकि इसके ऊपर काम हो। तब तक के लिए अपने होस्ट फैज़ान भट्ट को इजाज़त दीजिए। कल हम नए प्रोग्राम और नए टॉपिक और आवाम की बात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।